चलिए आज बीएससी फर्स्ट ईयर से हम लोग आवेश तथा धारा के लिए सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर चार्ज एंड करंट पे बात करते हैं। वास्तव में ये सातत्य समीकरण या कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? इसको सोच के तो आप लोग विस्कोसिटी वाला कंटिन्यूटी इक्वेशन याद कर रहे होंगे, नहीं? A1V1 इक्वल टू A2V2। यहाँ वो नहीं है, यहाँ किसके लिए है? आवेश और धारा के लिए है। वहां वेग और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे थे आप, यहाँ पे आवेश और धारा के लिए है। वास्तव में यहाँ आवेश और धारा के लिए सातत्य समीकरण का मतलब है ये आवेश संरक्षण के नियम का गणितीय रूप है, कह दीजिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म है ये। अगर इसको जानना है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करते हैं, धारा इन टर्म्स ऑफ क्यू बाई टी। इसी को आप लोग कभी कभी डी क्यू बाई डी टी कहते हैं, और इसी के लिए आप लोग जे डॉट डी एस भी बोलते हैं। जे करंट चार्ज, करंट डेंसिटी बोलते हैं, जे वेक्टर क्वांटिटी। इसके ऊपर एक सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि आपके किसी चालक से, कोई भी चालक है, उससे क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम पे, तो अगर क्यू आवेश है, टी समय है, तो उस केस में आई का मान क्यू बाई टी होगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बात? ये रिजल्ट है आपके पास। किसके लिए? यदि आवेश गुजरता है टी समय में, तो टी समय में आवेश गुजर रहा होगा उसके लिए। ठीक है? इफ एट एनी टाइम टी चार्ज q passes through any cross section of the conductor, it must be I equals to q by t। अब अगर मैं ये कहूं t के साथ q में चेंजेस हो रहा है, dq बदल रहा है, यानी कि चार्ज बदल रहा है, तो चार्ज बदलेगा तो करंट बदलेगा, और अगर करंट बदल रहा होगा तो उस केस में आप क्या कहेंगे? उस केस में हम लोग क्या कहेंगे? dt टाइम पे अगर आप किसी सेक्शन से, आपके कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से dq चार्ज फ्लो करवाते हैं dt टाइम पे, तो इसके लिए I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है। अब शायद आप लोग I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का मतलब समझ गए, और I इक्वल टू क्यू बाई टी का भी मतलब समझ गए। ये दोनों बातें क्लियर है। I इसको आप लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, धारा को आप लोग अदिश राशि बोलते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? वो एम्पियर होता है। अदिश राशि क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं आप धारा की दिशा तो है, लेकिन इनको सामान्य गणितीय रूप में हल कर सकते हैं, प्लस माइनस सामान्य गणित की तरह करते हैं, इसलिए इनको अदिश राशि माना है आपने। खैर ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज धारा घनत्व की बात है। धारा घनत्व को सदिश कहते हैं आप। करंट डेंसिटी शायद याद होगा आपको, जे आई बाई ए लिखे थे आप, और यहां पे जे को आपने सदिश कहा था, वेक्टर कहा था। वेक्टर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन किधर होता है? तो डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है आपका करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड करंट फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर सरफेस से जितने करंट फ्लो होंगे, मतलब जिधर धारा बह रही होगी, मतलब अगर हम लोग ये कहें कि धारा के प्रवाह के लंबवत दिशा में कोई सरफेस ले लीजिए, उस अभिलंबवत दिशा से, उस अभिलंबवत क्षेत्र से जितनी धाराएं गुजरेंगी, वही आपके धारा घनत्व का परिमाण होता है। तो करंट डेंसिटी के लिए अगर मैं एक डीएस की बात करता हूं, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल ds में प्रवाहित धारा निकालें अगर I का मान इन टर्म्स ऑफ j, ये j एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ j अगर निकालें आप, तो क्या आएगा? I इज इक्वल टू j डॉट डी एस आएगा। किसके लिए? स्मॉल एरिया के लिए। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं
पूरे सेक्शन के लिए अगर निकालना चाहें तो आप बोलेंगे इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस होता है। मतलब I निकालने के 3 तरीके पता चल गए आपको, ठीक है, Q बाई टी, डी क्यू बाई डी टी और जे डॉट डी एस। एक काम कीजिए, अभी वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से रीड कर लीजिए आप, और इस पूरे लाइन को समझिए। वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अब सवाल आता है, हम लोग किस पे बात करने वाले हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। कंटिन्यूटी इक्वेशन है तो इसका स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए आप। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप? जैसा कि आप जानते हैं कि यदि धारा घनत्व J का मान समय के साथ नहीं बदलता है तो निकाय में धारा नियत रहती है। बात समझिए, यदि धारा घनत्व J का मान समय के साथ नहीं बदलता है तो निकाय में धारा नियत रहती है तथा इसे स्थायी धारा कहते हैं। J का मान नहीं बदलता है तो निकाय में धारा नियत रहेगी, इसे स्थायी धारा कहते हैं, ठीक है, स्टेशनरी करंट कहते हैं। स्थायी धारा आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, आवेश संरक्षण के इस सिद्धांत के गणितीय रूप को सातत्य समीकरण कहते हैं। ठीक, ठीक है, क्या बोला मैंने? एज वी नो दैट इफ द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी J does not change with time, then the current in the system remains constant and it is called a stationary current. Stationary current obeys the law of conservation of charge. What is law of conservation of charge? Charge can neither be created nor be destroyed. And the mathematical form of this principle of conservation of charge is called a continuity equation. ये लाइन आपको अगर समझ में नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन आप अभी समझ जाएंगे। कैसे समझेंगे? उसके लिए आप एक वॉल्यूम एलिमेंट V ले लीजिए। इस वॉल्यूम एलिमेंट V के सराउंडिंग में एक सरफेस आपने S लिया है जो इस V वॉल्यूम के सराउंडेड है, इनक्लोज करके रखा है। अब यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। अब जब यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या करें? इसके लिए एक स्मॉल dV वॉल्यूम ले लीजिए और इसको ये ds सरफेस सराउंडेड करके रखा हुआ है, ds सरफेस घेर के रखा है और यहां पे आयतन आवेश घनत्व का मान रो है और करंट डेंसिटी कितना लिया है? इसके लिए आपने J ले लिया है। ठीक, अब अगर मैं कहूं कि हम लोग रो मतलब क्या समझते हैं? रो, यहां पे dV वॉल्यूम है, मान लेते हैं dq आवेश होगा यहां पे, तो dq बाई dV को ही रो कहते हैं, आवेश प्रति एकांक आयतन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है बात? अब अगर मैं आपसे कहूं कि dq की वैल्यू कितना, तो आप लोग लिखेंगे रो dV, क्योंकि dq ही पता करना था हमको। तो इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के लिए आपके पास ये है चार्ज। अब मैं पूछूं इस पूरे वॉल्यूम V के लिए चार्ज कितना होगा, तो आप मेरे को सजेस्ट करेंगे कि इस इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें तो Q इक्वस टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV आ गया। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यहां आपने तो चार्ज निकाल लिया, अब करंट डेंसिटी J लिया है आपने, इस टर्म पे इस चार्ज को रिलेट करना है। अब चार्ज किससे, सॉरी, करंट डेंसिटी किससे रिलेटेड है? आपका ये जो करंट डेंसिटी है वो करंट से रिलेटेड है और इसी से चार्ज बना है। इसी पे बात करते हैं। देखिए ये Q क्या है? ये जो Q आपने निकाला है इक्वेशन 1 पे, ये क्या है? इस V वॉल्यूम के लिए चार्ज है जो S सरफेस से क्लोज किया गया है। ठीक है,
जहां V आयतन में आवेश Q है जिसे पृष्ठ S घेरे हुए है, where this Q is the charge in volume V surrounded by the surface S। अब ये वाला केस आपने देखा था, स्मॉल एलिमेंट ds के लिए आप अगर j के टर्म पे I निकाले थे, अभी मैं दिखाया था आपको, तो आपने कहा था कि I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट ds आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं ये सोच रहा था कि अगर I है तो इसको dq बाई dt भी बोलते हैं आप, अगर I है तो इसे dq बाई dt भी बोलते हैं आप, उसकी बात अगर करें। इसके लिए समझिए आप, देखिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि किसी भी आयतन V के पृष्ठ से होकर के बाहर की ओर जो धारा बहती है, ठीक है, किसी भी आयतन के पृष्ठ से होकर के जो बाहर की ओर धारा बहेगी, ये बाहर की ओर जो धारा बह रही है, बाहर की ओर जो धारा आ रही है, वो इस आयतन के अंदर आवेश में कमी के दर के बराबर होगी। भाई धारा बाहर निकल रही मतलब आवेश का प्रवाह बाहर की ओर हो रहा है, तो अंदर के जो आवेश है उसमें कमी आएगी, सीधी सी बात है आवेश संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से। ठीक, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वी ऑल नो दैट द करंट फ्लोइंग आउटवर्ड थ्रू द सरफेस S of a volume V will be equal to the rate of decrease of charge inside the same volume V। मतलब I की वैल्यू आप माइनस डी क्यू बाई डी टी बोल रहे हैं। माइनस क्यों? कमी के दर के बराबर होगी, इसलिए I की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी बोल रहे हैं। उसके हिसाब से ये क्या आएगा आपका, J डॉट डी एस की जो वैल्यू है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी आएगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपने ये लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से Q की वैल्यू रख दीजिए यहां, तो कितना आएगा, S J डॉट डी एस इक्वल वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dV, J डॉट डी एस इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dV। यहां देखिए इधर तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है लेकिन इधर सरफेस इंटीग्रेशन है, और सरफेस इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बीच का जो रिलेशन है उसको हमको कौन बताए थे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप कहते हैं डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस जे डीवी इज इक्वल टू जे सरफेस इंटीग्रेशन जे डी एस। इक्वेशन नंबर 3 पे इस वैल्यू को रख दीजिए, इस जे ds की जगह सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे ds की जगह वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस जे dv को रख दीजिए। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस जे dv इक्वल माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो dv के इक्वल बनेगा। अब ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर ले जाइए इसको डी बाई डी टी को, तो आपके पास यहां आ गया माइनस में ये इंटीग्रेशन है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी रो डीवी। और इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दें, इस पूरे टर्म को इसके साथ ले आए तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन कॉमन कर देते हैं इसके लिए, और अंदर आ जाएगा डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी डीवी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है वो 0 के इक्वल होगा, और ये 0 के इक्वल है मतलब क्या, डाइवर्जेंस जे इक्वल इसका नेगेटिव। इस इक्वेशन का क्या स्टेटमेंट है, क्या बताना चाह रहा है ये इक्वेशन आपको? ये इक्वेशन आपको कहता है कि परिवर्ती धारा वितरण के लिए इसके लिए परिवर्ती धारा वितरण में धारा घनत्व J का डाइवर्जेंस आवेश घनत्व में होने वाले कमी की दर के
बराबर होता है, माइनस का मतलब कमी। ठीक है, ये जो समीकरण आपने बनाया है ना, यही आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन है, जिससे आप ये कहते हैं कि आवेश घनत्व का डाइवर्जेंस, नहीं, धारा घनत्व का डाइवर्जेंस आवेश घनत्व में होने वाले कमी के दर के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द वेरिएबल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू विच in a time dependent current distribution the divergence of the current density is equal to the rate of decrease of charge density। क्लियर है बात? अब एक और कंडीशन पे बात करते हैं। चलिए, मैं कहता हूं कि वॉल्यूम V पे जितने चार्ज आए उतने चार्ज बाहर निकल गए। वॉल्यूम V पे जितने चार्ज आपने दिया वो पूरा का पूरा बाहर निकल गया। इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? करंट चार्ज डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस सुना है ना आपने मैथ्स में जब हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे? डाइवर्जेंस का मतलब क्या? जितने आए उतने चले गए। मतलब क्या? आप डाइवर्जेंस के 3 प्रकार बताए थे, स्रोत को बताता है, सिंक को बताता है और जीरो को बताता है। न सोर्स न सिंक, मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, डाइवर्जेंस निगेटिव होता है और डाइवर्जेंस जीरो होता है। अब मैं कह रहा हूं जितने चार्ज आ रहे हैं उतने ही चार्ज बाहर भी निकल रहे हैं। इसका मतलब डाइवर्जेंस जे की वैल्यू जीरो और डाइवर्जेंस जे की वैल्यू जीरो। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब ये कि डी रो बाई डी टी की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस जे का मान जीरो है। क्लियर है बात? ये किसके लिए होगा? ये किसके लिए होगा? स्टडी करंट के लिए होगा, स्थायी धारा के लिए है, स्थायी धारा के लिए है ये। ठीक, आपके पास क्या निकल के आएगा? डी रो बाई डी टी इक्वल टू जीरो। क्या मतलब है इसका? यदि किसी आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से होकर जाने वाले आवेश की मात्रा, यदि किसी आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से होकर जाने वाले आवेश की मात्रा शून्य नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब किसी भी अल्पांश में आवेश के प्रवेश करने की दर उस अल्पांश से बाहर निकलने के दर के बराबर होती है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया आपने। इसको लिखिएगा आप लास्ट में। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? ये लिखिएगा, यदि किसी आयतन को घेरने वाले पृष्ठ से होकर जाने वाले आवेश की मात्रा शून्य नहीं है या आवेश घनत्व का मान शून्य नहीं है, तो समय के साथ आयतन आवेश घनत्व इस प्रकार बदलता है कि किसी अल्पांश में प्रवेश करने वाले आवेश की दर, किसी अल्पांश में प्रवेश करने वाले आवेश की दर उस अल्पांश में से बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के बराबर होती है। ये एक अल्पांश है और ये आया आवेश और ये गया आवेश, तो इसके अंदर का जो रो आप माने थे डायग्राम में वो फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए डी रो बाई डी टी की वैल्यू जीरो लिखेंगे आप। क्लियर है बात? क्लियर है बात? The rate of charge entering is equal to the rate of outflow of charge through the small element. This is the principle of conservation of charge. क्लियर है? अगले लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।